था, कोई भी बिजनेस अपने आप को अपनी खुद की बुक्स में डेबिट या क्रेडिट नहीं करता, राइट। अब हमारे रूल्स है पर्सनल अकाउंट के, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो रिसीवर और गिवर है वो बिजनेस को छोड़ के कोई और है, बिजनेस खुद नहीं है। क्योंकि बिजनेस खुद को डेबिट नहीं करेगा, खुद को क्रेडिट नहीं करेगा। तो डेबिट द रिसीवर का मतलब है कोई और जिसको बिजनेस से कुछ रिसीव हुआ है, और गिवर का मतलब यहाँ पे वो है कोई और जिसने बिजनेस को कुछ दिया है, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, गिवर। और जब बिजनेस उसको कुछ दे रहा है तो वो क्या हो गया, बिजनेस के लिए रिसीवर। क्लियर है बात? ओके। लेकिन आपको हर बार रिसीवर को डेबिट नहीं करना है। रिसीवर को तभी डेबिट करना है जब उसके रिसीव करने से बिजनेस में कुछ ड्यूज क्रिएट। जैसे मैं बिजनेस हूं, अबीर एक पार्टी है, मैंने अबीर को कुछ दिया, तो अबीर यहाँ पे क्या हो गया, रिसीवर। मैं अबीर को तभी अपनी बुक्स में डेबिट करूंगा जब मेरे बिजनेस में कुछ ड्यूज क्रिएट हो रहा है, या तो उससे कुछ लेना बचा या उसको कुछ देना बचा। या ड्यूज क्रिएट हो रहे हो या ड्यूज सेटल हो रहे हो। ड्यूज सेटल हो रहे मतलब ओल्ड ड्यूज थे, मुझे उससे कुछ लेना या देना बचा था, अब जब मैंने उसको दिया, वो क्या हुआ, अब रिसीवर। तो उसके रिसीव करने से पुराने ड्यूज सेटल हो गए, चाहे वो पार्शियली सेटल हो चाहे फुल्ली सेटल हो। ये समझ में आया? तो रिसीवर को तभी डेबिट करना है जब उसके रिसीव करने से या तो बिजनेस में कोई ड्यूज क्रिएट हो या कोई ओल्ड ड्यूज बिजनेस में सेटल हो गए हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ना तो कोई ड्यूज क्रिएट हो रहा है ना ही कोई ड्यूज सेटल हो रहे हैं, तो फिर मैं अबीर को डेबिट नहीं करूंगा, भले ही वो रिसीवर क्यों ना हो, भले ही उसको मेरे बिजनेस से कुछ रिसीव क्यों ना हुआ हो। समझ में आ रहा है ये? तो रूल ऐसा है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है यहाँ पे, अदर देन द बिजनेस इटसेल्फ, बिजनेस को छोड़ के। ओनली इफ बाय हिज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस ड्यूज ईदर गेट क्रिएटेड इन द बिजनेस, या तो बिजनेस में ड्यूज क्रिएट होते हैं, और ओल्ड ड्यूज गेट सेटल्ड पार्शियली और फुल्ली। रिसीवर को डेबिट करो, कौन है रिसीवर, बिजनेस को छोड़ के। कब रिसीवर को डेबिट करो, तभी करो जब उसके रिसीव करने से, बिजनेस से कुछ रिसीव करने से बिजनेस में या तो कोई ड्यूज क्रिएट हो रहा है या कोई ओल्ड ड्यूज सेटल हो रहा है, भले वो पार्शियली सेटल हो रहा हो या फुल्ली सेटल हो रहा हो। ये समझ में आया? ठीक है। सेम ऐसे क्रेडिट द गिवर के लिए है। गिवर को क्रेडिट करो बिजनेस को छोड़ के, अगर उसके देने से, जो गिवर है उसके देने से, कुछ देने से, किसको देने से, बिजनेस को देने से। बिजनेस में या तो कोई ड्यूज क्रिएट हो रहे हैं या कोई ओल्ड ड्यूज बिजनेस में सेटल हो रहा है। अबीर ने मुझे कुछ दिया, तो अबीर यहाँ पे गिवर हो गया, पर मैं अबीर को क्रेडिट तभी करूंगा जब उसके मुझे कुछ देने से या तो मेरे बिजनेस में कोई ड्यूज क्रिएट हो रहे हैं या कोई ओल्ड ड्यूज सेटल हो रहा है, वरना मैं अबीर को क्रेडिट नहीं करूंगा। ये समझ में आया? अबीर को मैंने गुड सेल किए 8,000 रुपीज में, और कैसे सेल किए, कैश में, मतलब कैश मुझे हाथों हाथ मिल गया। तो मैं यहाँ पे अभी क्या है, रिसीवर ऑफ गुड्स है और गिवर ऑफ मनी भी है। लेकिन उसके रिसीव करने से ना तो मेरे बिजनेस में कोई ड्यूज क्रिएट हुए ना कोई ओल्ड ड्यूज सेटल हुए। उसके मेरे बिजनेस को कैश देने से ना तो मेरे बिजनेस में कोई ओल्ड ड्यूज, ना तो कोई ड्यूज क्रिएट हुए ना कोई ओल्ड ड्यूज सेटल हुए। तो इसलिए मैं अबीर को ना तो डेबिट करूंगा ना क्रेडिट। यहाँ पे मैं कैश को डेबिट करूंगा 8,000 रुपीज से, यूजिंग द रूल ऑफ रियल अकाउंट। करेक्ट?
तो यहां मैंने डेबिट किया कैश को और क्रेडिट करूंगा मैं सेल्स अकाउंट को, नहीं अबीर को नहीं करूंगा, सेल्स को। कितने से? 8,000 रुपए से। यहाँ पे कैश के लिए मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया? मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रियल का, और इसके लिए नॉमिनल का। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे मेरी एसेट बढ़ रही है क्योंकि कैश का बैलेंस मेरा बढ़ गया 8,000 से, और ये सेल्स मेरी इनकम है, मतलब इनकम ऑकर हुई है, इनकम मेरे बिजनेस में हुई है, तो उसको मैंने इनकम को क्रेडिट कर दिया। समझ में आया ये आप लोगों को? पक्का? अब की बार मैंने अबीर को कुछ सेल किए 15,000 के क्रेडिट में, उधारी में सेल किए, राइट? तो यहाँ पे क्या है, अभी रिसीवर ऑफ गुड्स है, वो गिवर तो है ही नहीं क्योंकि उसने कैश नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या है, अभी रिसीवर ऑफ गुड्स है, उसके रिसीव करने से मेरे बिजनेस में ड्यूज क्रिएट हुए या नहीं हुए? हुए। कौन से ड्यूज? ड्यूज दो तरह के होते हैं, या तो लेना बचा है या देना बचा है, टू बी रिसीव और टू बी पेड। तो कौन सा ड्यूज क्रिएट हुआ? टू बी रिसीव। तो ड्यूज क्रिएट हुए, इसलिए मैं अबीर को यहाँ पे डेबिट करूंगा। सो अबीर्स अकाउंट would be debited with 15,000 and we will credit sales account with 15,000। करेक्ट? अबीर, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो मैंने यहाँ पे रूल अप्लाई किया पर्सनल अकाउंट का, क्योंकि अबीर यहाँ पे रिसीवर है, उसके रिसीव करने से ड्यूज क्रिएट होगा। और यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा नॉमिनल अकाउंट का, क्योंकि इनकम को हम क्रिएट कर रहे हैं, इनकम हुई है। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो अबीर से मुझे पैसे लेने बचे हैं। आई हैव राइट टू रिकवर 15,000 फ्रॉम अबीर। राइट टू रिकवर मीन्स एसेट, किसी से पैसे प्राप्त करने का अधिकार मिलना, मतलब आपको आपकी एसेट है वो, एसेट बढ़ गई यहाँ पे, और यहाँ पे इनकम ऑकर हो गई। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का? लिखिए इतना गाइस यहाँ से। ये समथिंग का मतलब यहाँ पे क्या है गाइस, इसको लिख लीजिएगा। जब सामने वाले के हमसे कुछ रिसीव करने से, किससे रिसीव करने से? फ्रॉम द बिजनेस। तो क्या रिसीव करने से? या तो मनी, गुड्स, या फिर सर्विसेज। या फिर जब सामने वाला बिजनेस को कुछ दे, क्या दे? मनी, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है? अबीर को जो हमने गुड्स सेल किया था यहाँ पे 15,000 का, उसमें से अबीर ने 3,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। यहाँ पे अबीर रिसीवर था गुड्स का, यहाँ पे अबीर गिवर है गुड्स का, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है हमें गुड्स, वो हमें वापस गुड्स दे रहा है। उसके देने से जो यहाँ पे ड्यूज हमारे 15,000 के क्रिएट हुए थे अबीर के साथ, वो 3,000 से सेटल हो गए। अब हमें अबीर से 15,000 लेने हैं या सिर्फ 12,000 लेने हैं? 12,000। तो मतलब ये जो 15,000 के ड्यूज क्रिएट हुए थे वो 3,000 से सेटल हो गए, क्योंकि उसने 3,000 को रिटर्न कर दिए। 12,000 के नहीं। हाँ तो पहले कितने लेने थे, अब कितने लेने हैं? तो 3,000 से जो ड्यूज थे सेटल नहीं होगा, सेटल हो गए मतलब कम हो गए, तभी तो 3,000, तभी तो अब हमको 12,000 लेने हैं उससे, राइट? तो अगर किसी के गिविंग करने से हमें हमें देने से हमारे बिजनेस में ड्यूज सेटल होते हैं, तो उस गिवर को क्या कर दो? क्रेडिट। हम यहाँ पे अबिल को कर देंगे क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करके। कितने से? 3,000 से।
और डेबिट किसको करेंगे, उसने कुछ रिटर्न किया तो हमारी इनकम क्या हो गई, जो पहले इनकम यहाँ पे हुई थी वो 3,000 से इनकम क्या हो गई, कम हो गई। कम हुई ना। पहले जब घुस दिया 15,000 तो इनकम हुई 15,000 की, अब जब घुस रिटर्न कर दिया तो 3,000 से इनकम कम हो गई। इनकम जब कम हो तो आप इनकम को कम कर दो। पर यहाँ पे सेल्स अकाउंट के बजाय हम लेते हैं सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, ताकि अलग अलग हिसाब रख सके कि कितने का कुछ बेचा और कितने का वापस आया। ये हो गया 3,000 से। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स रिटर्न्स। ये क्या हुआ, इनकम जो पहले हुई थी वो कम हो गई, और ये क्या हुआ, एसेट भी कम हो गई, क्योंकि अब हमें अभी से 3,000 रुपए कम लेने हैं। तो पहले हमारा हक था अभी से 15,000 वसूलने का, अब कितना हक है, सिर्फ 12,000 वसूलने का। मतलब 3,000 से हमारा वो हक कम हो गया, मतलब एसेट कम हो गई। जब एसेट कम हो तो मॉडर्न अप्रोच कहती है कि आप, एसेट जब कम हो तो मॉडर्न अप्रोच कहती है उसको आप क्रेडिट कर दो, इसलिए हमने अभी को क्रेडिट किया है। समझ में आ रहा है ये आप लोगों को इतना। Abir paid rupees 11,500 as full and final settlement। अबीर ने कितने दिए हमें, 11,500 एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो उसने कहा कि इसके बाद मैं पैसे नहीं दूंगा। कितने पैसे लेने थे अबीर से, 12। उसमें से उसने 11,500 दिया, 500 का खुद डिस्काउंट ले लिए। वो बोल रहा है इसके बाद अब मैं नहीं दूंगा, और हम 500 रुपए की उससे लड़ना नहीं चाहते। अगर हम लड़के ले लें तो अबीर फिर अगली बार हमसे कुछ नहीं खरीदेगा, हम अपना कस्टमर लूज कर देंगे। राइट, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कैश। तो कैश को हमने डेबिट कर दिया रियल अकाउंट को रूल अप्लाई करके। कितना कैश मिला, 11,500। ये हो गया हमारा एसेट इंक्रीज। डिस्काउंट उसने खुद लिया तो हम डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। हालांकि हमने डिस्काउंट नहीं दिया था, पर ठीक है हमको डिस्काउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ठीक है चलो 500 तुम कम दे दो। ये क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट होता है एक्सपेंस, तो यहाँ पे एक्सपेंस ऑकर हुआ है। किसने दिए हमें पैसे, अबीर ने। अबीर यहाँ पे गिवर है, और उसके गिविंग से बिजनेस में ड्यूज कितने से सेटल हो गए। तो क्या 500 भी लेना बचा है उससे, नहीं, उधर 500 डिस्काउंट दे दिया हमने। कितने से ड्यू सेटल हुए, अरे हमें उससे यहाँ पे कितने लेने थे अबीर से, हमें दोनों से मिला के, दोनों ट्रांजेक्शन मिला के कितने लेने थे उससे, 12। 12 में से उसने 11,500 दिए। हम मान गए ठीक है 11,500 नहीं चला लो, पर ड्यूज उसके साथ कितने के सेटल होगा, 25। ड्यूज कितने के थे पहले, टोटल 15। उसमें से 3 तो वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया उसने, तो कितने ड्यूज बचे, 12 के। तो अब यहाँ पे ड्यूज, अब ये ट्रांजेक्शन होने के बाद 11,500 उससे मिलने के बाद हमें उससे कुछ और लेना बचा है क्या। तो ड्यूज कितने के सेटल हो गए, पूरे 12 के सेटल हो गए ना। अब 12 लेने बचे थे, उसमें से हमको कितने मिल गए, 11,500। 500 का डिस्काउंट उसने खुद ले लिया और हमने दे भी लिया, ठीक है ले लो तुम। तो वो 12,000 के ड्यूज पूरे सेटल हो गए कि नहीं हो गए, कि अब हमें उससे अभी भी कुछ लेना या देना बचा है, नहीं। तो सेटल ड्यूज कितने के, 12 के। इसलिए हम यहाँ पे अभी को 12,000 से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि 12,000 से हमारी एसेट कम हो गई। समझ में आया, पक्का। अगर उसने 11,500 दिए होते लेकिन ये नहीं लिखा होता कि एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो 11,500 से ही ड्यूज ड्यूज सेटल हुए होते, 500 और लेने बचे होते। पर वो कह रहा है 11,500 के बाद नहीं दूंगा। वो बोल रहा है 11,500 में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में दे रहा हूँ। राइट, इसका मतलब ड्यूज हमारे पूरे 12,000 के सेटल हुए, मिले हमें 11,500, पर ड्यूज कितने के सेटल हुए, 12,000 के। क्योंकि 500 का उसने डिस्काउंट ले लिया, तो दिख रहा है यहाँ पे आपको कैश मिला हमको 11,500, डिस्काउंट दिया हमने या उसने लिया 500 का, और ड्यू सेटल हो गए 12,000। ये लिखिए, इसको कहाँ से लिखना है आप लोगों को, ये 10 से लिखिए। फिर क्या हो गया, कल पार्टी अच्छी नहीं हुई, तो फिर
परचेज गुड्स फॉर ₹2000 फ्रॉम हर्ष इन कैश। हमने गुड्स परचेज किए ₹2000 के हर्ष से कैश में, राइट। गुड्स परचेज करना हमारा खर्चा है जिसका नाम है परचेज अकाउंट। तो हम परचेज को डेबिट कर देंगे 2000 से। ये नॉमिनल अकाउंट है और ये ऑकरेंस ऑफ एक्सपेंस है, एक्सपेंस हुआ। यहाँ पे हर्ष गिवर है गुड्स का और रिसीवर है मनी का, क्योंकि हमको गुड्स उससे मिले और हमने उसको कैश दे दिया, तो वो गिवर हो गया गुड्स का और रिसीवर हो गया मनी का। पर उसके गिविंग और रिसीविंग से ना तो हमारे बिजनेस में कोई ड्यूज क्रिएट हुए, ना ही कोई ड्यूज सेटल हुए। तो हम हर्ष को ना तो डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया एसेट में डिक्रीज, कैश चला गया हमारे यहाँ से। क्लियर। थोड़े दिन बाद फिर हमने हर्ष से कुछ कुछ खरीदे 20,000 के। इस बार हमने क्रेडिट में खरीदे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है कैसे खरीदे, तो इसका मतलब क्रेडिट में खरीदो। परचेस को हम फिर डेबिट करेंगे 20,000 से। यहाँ पे हर्ष गिवर ऑफ गुड्स है, वो हर्ष क्रिएट हो जाएगा क्योंकि उसके गिविंग से हमारे बिजनेस में ड्यूज क्रिएट हो गए हैं। ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। और ये हो गया इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्योंकि अब हमारी हर्ष की तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई है 20,000 से। ये गुड्स रिसीव होने के बारे में देखा, गुड्स उसमें से 1,000 रुपया गुड्स डिफेक्टिव था, तो हमने वो गुड्स रिटर्न कर दिया हर्ष को। हर्ष यहाँ पे इस बार क्या हो गया, रिसीवर ऑफ गुड्स हो गया। और उसके रिसीव करने से हमारे बिजनेस में जो ड्यूज पहले 20,000 के क्रिएट हुए थे, वो 1,000 रुपए से सेटल हो गए, क्योंकि अब हमें हर्ष को सिर्फ 19,000 देने बचे। तो क्योंकि ड्यूज सेटल हो गए, इसलिए हम रिसीवर को क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। हर्ष रिसीवर है, उसको हम डेबिट कर देंगे 1,000 से। ये पर्सनल अकाउंट हो गया और ये हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई 1,000 से हर्ष की तरफ। और हमने कुछ रिटर्न कर दिया, मतलब हमारा जो यहाँ खर्चा हुआ था वो कम हो गया। तो खर्चे को हम क्रेडिट करेंगे एज पर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि जब खर्चा हो तो उसको आप डेबिट कर दो, जब वही खर्चा डिक्रीज हो जाए तो उसको आप क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे खर्चा हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम खर्चे को क्रेडिट कर देंगे। पर परचेज अकाउंट क्रिएट करने के बजाय हम परचेज रिटर्न्स अकाउंट को क्रिएट करेंगे विथ ₹1,000। ये हमारा एक्सपेंस जो पहले हुआ था वो डिक्रीज हो गया। ये नॉमिनल अकाउंट ही है। समझ में आया आप लोग इतना कहीं नहीं आया? पेड ₹18,200 टू हर्ष एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। हमने हर्ष को 18,200 रुपए दे दिए और बोला ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। क्लियर। यहाँ पे रिसीवर कौन है मनी का, हर्ष। उसके रिसीव करने से हमारे बिजनेस में ड्यूज सेटल हो रहे हैं। कितने के ड्यूज सेटल हो रहे हैं? सोच के बोलना। 20 में तो 1,000 का कुछ हमने वापस कर दिया, 19,000 के ड्यूज सेटल हो गए। और हमने दिया कितना हर्ष को, सिर्फ 18,200, क्योंकि हमने 800 का डिस्काउंट ले लिया खुद। तो हम ले लेंगे डिस्काउंट, रिसीव यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई 19,000 से। लाइबिलिटी कितने से डिक्रीज हुई, पूरे 19 से, क्योंकि अब उसको कुछ देना नहीं बचा है। लेकिन हमारी एसेट डिक्रीज हुई कितने से, सिर्फ 18,200 से। क्यों, क्योंकि हमारी इनकम यहाँ पे हो गई जिसका नाम है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट मिले तो इनकम और दे तो एक्सपेंस है।
ठीक है। हम क्यों डिस्काउंट देते हैं? ताकि हमको तुरंत पैसा मिल जाए। तो खर्चा कर रहे हैं हम ताकि हमको जल्दी पैसा मिल जाए, इसलिए डिस्काउंट देते हैं। कैश डिस्काउंट है ये सर। क्लियर? लिखिए तो ये तीनों एग्जांपल 15, 16, 17, 14 वाला लिख लिया था आप लोगों ने? नहीं लिखा था, लिखिए इसको भी। लिख लिया हर्ष? हमने बैंक अकाउंट ओपन करवाया, और अकाउंट ओपन करवाने के लिए किसके नाम से अकाउंट ओपन करवाया? बिजनेस के नाम से। और उसमें बैंक में 50,000 रुपए डिपॉजिट किए। बैंक एक एंटिटी है ना? चाहे वो एक्सिस बैंक हो चाहे स्टेट बैंक, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसको हमसे कितने मिले? 50,000। और उसको 50,000 मिलने से हमारे बिजनेस में क्या होगा? ड्यूज क्रिएट हो गए। किस चीज के? टू बी रिसीव्ड या टू बी पेड वाले? टू बी रिसीव, क्योंकि पैसा हमारा है। क्योंकि ड्यूज क्रिएट हुए इसलिए हम बैंक को यहाँ पे डेबिट करें, क्योंकि बैंक यहाँ पे रिसीवर है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करें 50,000 से, और हमारे पास से कैश गया, कैश पे से ओनरशिप चली गई, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। ये एक एसेट बढ़ी और ये दूसरी एसेट हमारी कम हो गई। बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया। क्लियर ये बात? पेड सैलरीज ऑफ ₹12,000 बाय अ चेक। हमने सैलरीज पे की 12,000 की चेक से। सैलरी पे करना हमारा खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। राइट? ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और ऑकरेंस ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑकर हुआ। राइट? क्या पेमेंट कैसे किया हमने? चेक से। तो क्या हमारे पास से कैश जा रहा है? नहीं। कहां से जाएगा पैसा? बैंक से। तो बैंक क्या हो जाएगा? गिवर। और बैंक के गिविंग से जो ड्यूज हमारे बैंक के साथ यहाँ क्रिएट हुए थे, वो 12,000 से सेटल हो जाएंगे। अब हमें इस ट्रांजेक्शन के बाद बैंक से कितने रुपए वसूलने का हक होगा? 38, 38,000 सिर्फ। क्योंकि बैंक यहाँ गिवर है, तो इसलिए हम गिवर को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे यूजिंग द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट विद 12,000। ये हो गया हमारा एसेट डिक्रीज। क्लियर है ये? राइट अभी? रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹2,000 थ्रू अ चेक। हमको रेंट मिला 2,000 का चेक के थ्रू, मतलब चेक के जरिए। तो चेक हम क्या करेंगे? बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो पैसा किसको मिलेगा? हमें या बैंक को? तो बैंक यहाँ पे क्या हो गया? रिसीवर हो गया। उसके रिसीव करने से वापस ड्यूज क्रिएट हो गया हमारे बैंक के साथ। अब हमें बैंक से 40,000 रुपए लेना है। 50 माइनस 12 प्लस 2, 40,000। तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक यहाँ पे रिसीवर है। राइट? कितने का? 2,000 का। ये हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। और क्रेडिट करेंगे हम रेंट को, क्योंकि रेंट हमारी इनकम है, यूजिंग द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। कितने से? 2,000 से। ये हुआ ऑकरेंस ऑफ इनकम। क्लियर है ये बात? पक्का? गाइस आज एक्सरसाइज भेजने वाला है व्हाट्सएप पे आप लोगों को, हाँ? करके लाना कल। कल नहीं, परसों, सॉरी। चलिए। हाँ? चैप्टर नहीं है तो बस ये आज खत्म हो रहा है। 15 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज वाला। पर्पस ये कि आपको डेबिट क्रेडिट का रूल समझ में आए और जर्नल एंट्री समझ में आए, ताकि वो 12th में आपको मुझे
जब हम 12th में फटाफट अकाउंटिंग करने लगे हैं तो आपको कोई भी चीज में डाउट ना आए। हालांकि वहां मैं समझाता जाऊंगा आपको, बट ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसलिए घर में याद से देखना है इसको। अभी 2-3 दिन में जो पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ये जर्नल डेबिट क्रेडिट वाला जो पढ़ाया, ये नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, ये आपका 11th का है, 12th का थोड़ी है ये। चैप्टर फंडामेंटल्स वाला आएगा। फंडामेंटल वाला अब हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। आपका 17 को है ना? कल फलक से ही मेरी बात हुई थी, फलक की क्लास ली थी मैंने। फलक ने ज्वाइन कर लिया है। पता है कि नहीं आपको? पता होगा शायद। वो कुछ रिलेटिव लगती है क्या आपको? नहीं, अच्छा। ये वर्मा सर ने, इसलिए मुझे लगा। हाउ इज शी इन स्टडीज? उसकी सिस्टर बता रही थी कि उसकी रैंक अच्छी है, ये 3rd रैंक आई है शायद क्लास में, 4th में। तो फलक भी मेरे से कल कह रही थी कि सर टेस्ट है। मैंने मैंने कहा देखिए, जो आपके टेस्ट है ये इंटरनल टेस्ट है, ये बोर्ड एग्जाम में कहीं ऐड नहीं है। राइट। और जैसे आपके यहाँ चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल, अभी इनके यहाँ चल रहा है अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनके पार्टनरशिप नहीं पढ़ाया है। तो मैं किसी एक स्कूल के हिसाब से नहीं चल सकता, राइट। तो अभी हम, फिर भी हम कोशिश करेंगे परसों की क्लास में, ट्यूसडे की क्लास में हम अकाउंटिंग इसकी स्टार्ट करते हैं, ताकि आप थोड़ा बहुत टेस्ट में कर पाओ। राइट। चलिए। नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आपको फॉर्मेट बताया स्टार्टिंग में, नहीं क्रेडिट साइड में क्या आता है, डेबिट साइड में क्या आता है। टेस्ट, इंटरनल टेस्ट को बिल्कुल दिमाग में मत रखना। इंटरनल टेस्ट, इंटरनल एग्जाम्स के चक्कर में मत पड़ना। आप मेरे साथ चलते जाओ, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा और बोर्ड में एग्जाम मार्क्स अच्छे आएंगे आपको। राइट। देखिए वेजेस, ये ध्यान से देखिएगा, वेजेस ऑफ 7,000 बिकेम ड्यू। 7,000 रुपए की वेजेस ड्यू हो गई है। पर क्या यहाँ लिखा है कि हमने वेजेस पे की है? नहीं। ड्यू हो गई मतलब हमने खर्चा कर दिया, तभी तो ड्यू हुई। तो खर्चा कर दिया तो खर्चे को हम डेबिट कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करके। कितने से? 7,000 से। ये क्या हुआ है? ऑकरेंस ऑफ एक्सपेंस। क्या हमने खर्चा दिया? ये पे किया क्या? लिखा बिकेम ड्यू, मतलब ड्यू हो गया पर पे नहीं किया। तो हमने यहाँ पे खर्चा किया। खर्चा करना मतलब गुड्स या सर्विसेज प्राप्त करना, मतलब हमें किसी ने सर्विसेज दी हैं। तो वो यहाँ पे क्या हो गया? गिवर। किसने सर्विस दी हमको? वर्कर्स ने हमारे। करेक्ट। और उनके देने से हमारे बिजनेस में ड्यूज क्या हो गए? क्रिएट हो गए। कितने से? 7,000 से। तो गिवर को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। गिवर कौन है यहाँ पे सर्विसेज का? किसने सर्विसेज दी हमें? वर्कर्स ने। पर हम उनका नाम ना लिख के यहाँ हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ये पर्सनल अकाउंट। इसके पीछे कौन है? वो सारे वर्कर्स जिन्होंने सर्विस दी है पर जिनको अभी तक हमने पैसा नहीं दिया है। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल हमने अप्लाई किया है, क्रेडिट द गिवर। समझ में आया ये? कितने से? 7,000 से। तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। थोड़े दिन बाद हमने उनको पैसे दे दिए। पेड ओल्ड वेजेस ऑफ ₹7,000 इन कैश। तो अब जो वर्कर्स हैं वो क्या होगा? रिसीवर ऑफ मनी हो गए, उनको पैसा मिल गया। तो वो रिसीवर है तो उनको क्या करेंगे हम? डेबिट। राइट। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। ये पर्सनल अकाउंट है, इसके पीछे कौन है? वर्कर्स है। वर्कर्स को पैसा मिल गया, दे आर रिसीवर। रिसीव होने से जो ड्यूज हमारे यहाँ क्रिएट हुए थे, वो अब यहाँ पे सेटल हो गए। पक्का? हमारे यहाँ पे लाइबिलिटीज कम हो गई और हमने क्या दिया? कैश। तो हमारा कैश भी कम हो गया। 7,000 से एसेट हमारी 7,000 से कम हो गई और ये रियल अकाउंट का रूल हो गया। समझ में आया? पक्का? तो जब भी हम कोई सर्विसेज परचेज करते हैं पर उसको पे नहीं करते, तो उसके बदले हम क्रिएट करते हैं आउटस्टैंडिंग, फिर उस एक्सपेंस का नाम। चाहे वो आउटस्टैंडिंग वेजेस हो, रेंट हो, कमीशन हो, सैलरीज हो, कैरेज हो, एडवर्टीजमेंट हो, ट्रैवलिंग हो, या कुछ और हो। और जब हम वो
पे करते हैं तो उसी आउटस्टैंडिंग को हम डेबिट कर देते हैं और कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लिखिए कहां से लिखना है आप लोगों को? 18 से लिखिए आपने। इसमें यहाँ पे डेट लिख लीजिएगा, ये मान लीजिए ये हुआ है 31 अक्टूबर 2024 को वेजेस ड्यू हो गई, लेकिन हमने वेजेस पे की है 5 नवंबर 2024। लिख लिया? डेट लिख लिया आप लोगों ने, आना और अभी? देखिए 10 नवंबर को हमने नवंबर महीने का रेंट पे कर दिया 5,000 रुपये कैश में, जबकि असल में रेंट कब पे किया जाना चाहिए? जब महीना खत्म हो जाए तब। राइट, तो हमने एडवांस में पे कर दिया है। राइट, तो यहाँ पे जो जिसको रेंट पे किया, किसको पे किया? लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को या दुकान मालिक को। राइट, तो वो रिसीवर हो गया, उसके रिसीव करने से हमारे बिजनेस में ड्यूज क्रिएट हो गए। क्या क्रिएट हो गए? कौन से वाले? टू बी रिसीव्ड वाले। अब हमें उससे क्या लेना बचा है? सर्विसेज लेना बचा है। राइट, और पूरी सर्विसेज कब खत्म होंगी? 30 नवंबर। तो क्योंकि वो रिसीवर है और उसके रिसीव करने से ड्यूज क्रिएट हुए, इसलिए हम प्रीपेड रेंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे 5,000 रुपीज से। प्रीपेड रेंट हमारा एसेट में इंक्रीज है क्योंकि हमें हक है सर्विसेज वसूलने का, और कैश हमारा एसेट में डिक्रीज है 5,000 रुपए से। क्लियर? 30 नवंबर को जाके रेंट ड्यू हुआ, रेंट ऑफ नवंबर ₹5,000 बिकेम ड्यू। पर अब हमें रेंट पे करने की जरूरत है क्या? रेंट तो हम पहले ही पे कर चुके हैं। रेंट यहाँ पे ड्यू हुआ मतलब यहाँ पे खर्चा हुआ कब? 30 नवंबर को। खर्चा हुआ तो हम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000 से। ये हमारा ऑकरेंस ऑफ एक्सपेंस है जिसका नाम है रेंट। पर हमें कैश पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश तो हम ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हैं। रेंट ड्यू हुआ मतलब क्या हुआ? सामने वाले ने हमें सर्विसेज पूरी दे दी, तो अब जो लैंडलॉर्ड है इस बार क्या है? वो गिवर ऑफ सर्विसेज है। यहाँ पे वो रिसीवर ऑफ मनी था, यहाँ पे गिवर ऑफ सर्विसेज, और उसके गिविंग से हमारे बिजनेस में ड्यूज पूरे तरह से सेटल हो गए। इसलिए हम गिवर को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और उसका नाम ना लिख के हम लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे एसेट हमारी कम हो गई क्योंकि अब हमारा कोई हक नहीं बचा उससे कुछ वसूलने का। वो पूरी सर्विसेज नवंबर महीने की पूरी सर्विसेज हमें दे चुका है। क्लियर है ये? देखिए इसको। हाँ, एग्जाम्पल 25 है ये। अच्छा 22, ये 23 है। बस। देखिए कमीशन 3,000 रुपए का ड्यू हो गया पर रिसीव नहीं हुआ। इसके बदले ऐसा भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, कमीशन अर्न ₹3,000 बट नॉट रिसीव्ड। हमने 3,000 का कमीशन कमा लिया पर हमें रिसीव नहीं हुआ। क्लियर?
तो कमीशन यहाँ पे क्या है हमारी, इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम। जब भी इनकम हो उसको क्या करो, क्रेडिट कर दो, क्योंकि कमीशन की इनकम हो चुकी है, ड्यू हो गई है। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने अप्लाई किया, 3,000 से कमीशन को हमने क्रेडिट कर दिया, ये ऑकरेंस ऑफ इनकम हो गया मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। अगर हमें मिल जाता कमीशन तो कैश या बैंक को डेबिट कर देते, नहीं मिला तो हमने कमीशन अर्न कर लिया, मतलब इनकम हो गई। ध्यान से सुनिएगा, इनकम होना मतलब किसी को गुड्स या सर्विसेज देना, तो हमने सर्विसेज दी है यहाँ पे, राइट? तो हम गिवर हैं यहाँ पे। और सामने वाला क्या है, रिसीवर, और उसके रिसीव करने से हमारे बिजनेस में ड्यूज क्रिएट हुए या सेटल हुए यहाँ पे? क्रिएट हुए ना, क्योंकि हमें उसे 3,000 लेना बचा है। तो इसलिए जो रिसीवर है सर्विसेज का यहाँ पे, उसको हम डेबिट करेंगे, जिसको हमने कमीशन की सर्विसेज दी हैं। पर उसका नाम ना लिख के हम यहाँ पे लिखते हैं एक्रूड कमीशन अकाउंट। कितने से? 3,000 रुपए से। ये हमारा एसेट में इंक्रीज होना है। एक्रूड कमीशन हमारी एसेट है, हाँ। प्रीपेड रेंट हमारी एसेट है। आउटस्टैंडिंग हमारा लाइबिलिटी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। कुछ दिनों बाद उसने हमको 3,000 रुपए दे दिए, या फिर उसने 20 नवंबर को रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज, सॉरी रिसीव कैश फॉर कमीशन ऑफ रुपीज 1,000 आउट ऑफ रुपीज 3,000। हमें कैश मिला कमीशन के लिए, कितने का? 1,000 का। कितने में से? 3,000 में से। तो हम कैश को यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश हमको मिला है। कितने से? 1,000 से। ये एसेट इंक्रीज हो गई और ये रियल अकाउंट है। क्रेडिट किसको करेंगे? जिसने हमें दिया, क्योंकि वो गिवर है। कौन था वो गिवर? एक्रूड कमीशन, क्योंकि ये इसी के पीछे वो बंदा है जो जो जिसको हमने सर्विसेज दी थी। यहाँ पे वो सर्विसेज का रिसीवर था, यहाँ पे वो कैश का गिवर है, इसलिए हम उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 1,000 से। एसेट हमारी यहाँ पे 1,000 रुपए से कम हो गई, क्योंकि अब उससे 3,000 में से सिर्फ 2,000 ही लेने बचे, क्योंकि 1,000 मिल गए हैं। आ रहा है समझ में? तो इसका ये मतलब है जब भी इनकम आपको अर्न हो पर मिले ना, तो उसके लिए आपको एक्रूड इनकम अकाउंट को डेबिट करना है, और जब वही इनकम मिल जाए तो एक्रूड इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर देना है आपको, राइट? लिखिए फटाफट इसको। रिसीव रेंट ऑफ रुपीज 10,000 फॉर December 2024 इन कैश। हमें दिसंबर महीने का रेंट 4 दिसंबर को ही मिल गया, राइट? तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जिस जो गिवर है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसके गिविंग से हमारे बिजनेस में ड्यूज क्रिएट हो गए हैं। क्यों, क्या क्रिएट हो गए ड्यूज? किस तरह के? टू बी रिसीव्ड या टू बी पेड वाले? सोच के बोलना हर्षा। हमें रेंट रिसीव हो गया दिसंबर महीने का 4 दिसंबर को, राइट? रिसीव कब होना चाहिए था? हाँ, दिसंबर महीने का रेंट कब ड्यू होगा? 31 दिसंबर को, दिसंबर के एंड में। पर हमको मिल गया है वो पहले, राइट? तो इसका मतलब ड्यूज यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो हमें क्या लेना बचा है कुछ, या देना बचा है? देनी बची है। मतलब ड्यूज क्रिएट हुए हैं यहाँ पे, टू बी गिवन वाले, हमें देना बचा है। तो ड्यूज क्रिएट हुए इसलिए हम यहाँ पे गिवर को क्रेडिट करेंगे, जिसने हमें कैश दिया है, और उसका नाम हम लिखेंगे अनअर्न्ड रेंट अकाउंट। इसके पीछे कौन है? टेनेंट है, वो किराएदार है जिसने हमको एडवांस में रेंट दिया है।
करेक्ट। ये रियल हो गया, ये पर्सनल हो गया, कितने से? 10,000 से। ये हमारा एसेट में इंक्रीज हुआ, ये लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ। 31 दिसंबर को जब रेंट ड्यू हो जाएगा, इसका मतलब तब हमने उसको पूरी सर्विसेज दे दी, राइट? रेंट ऑफ 10,000 फॉर December 2024 बिकेम ड्यू। रेंट ड्यू हो गया, पर हमें मिलने की जो हमको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ मिल चुका है रेंट। यहाँ पे टेनेंट हमारा गिवर ऑफ मनी था, उसके गिविंग से हमारे बिजनेस में ड्यूज क्रिएट हुए थे। यहाँ पे टेनेंट रिसीवर ऑफ सर्विसेज है, हमने उसको सर्विसेज पूरी दे दी दिसंबर महीने की, करेक्ट? तो उसके रिसीविंग से जो ड्यूज यहाँ क्रिएट हुए थे वो सेटल हो गए, इसलिए रिसीवर को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ हम डेबिट करेंगे अनअर्न्ड रेंट अकाउंट को, जिसके पीछे टेनेंट है, और क्रेडिट करेंगे इनकम को, रेंट को, क्योंकि हमको इनकम 31 दिसंबर को हुई है, ना कि 4 दिसंबर को हुई थी। क्योंकि इनकम का मतलब होता है सर्विसेज देना। सर्विसेज कब दी है हमने? 31 दिसंबर को पूरी दी है, इसलिए यहाँ पे हमें इनकम हुई है। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमने सर्विसेज पूरी दे दी, अब हमें कुछ भी देना नहीं बचा है। और ये हमारा इनकम का ऑकरेंस हुआ। तो जब आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो तो अनअर्न्ड इनकम को क्रिएट करना है। जब उस इनकम के बदले में आप सर्विसेज दे दो तो उस इनकम अनअर्न्ड इनकम को आपको डेबिट कर देना है। पक्का? लिखिए इसको, बस ये खत्म हो गया गाइस आज का। इसको देखना घर में जाके, वरना समझ में नहीं आएगा बाद में, हम 12th में इसका यूज करने वाले हैं इन चीजों को। कुछ जो है। Unearned income is also called income received in advance.
गाइस देखिए एक मिनट बाद में लिखिएगा। आपने कहाँ तक, यहाँ तक लिख लिया हर्ष? अभी राना आपने लिख लिया, राइट? देखिए ये प्रीपेड और एक्रूड इनकम, ये दोनों हमारी एसेट होती है बिजनेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अर्नड इनकम ये हमारी लायबिलिटी होती है। ये दोनों अकाउंट्स प्रीपेड आउटस्टैंडिंग हम एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं परचेज को छोड़ के। तो कभी हम आउटस्टैंडिंग परचेज या प्रीपेड परचेज नहीं कहते। लेकिन इसके अलावा परचेज के अलावा जितने भी एक्सपेंस हैं वो सबके लिए हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कह सकते हैं। चाहे वो कैरेज हो, ट्रैवलिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीफोन हो, रेंट हो, कमीशन हो, सबके लिए। ऐसे ही ये दोनों हम इनकम के लिए यूज करते हैं। लेकिन कौन सी इनकम के लिए? सेल्स को छोड़ के। चाहे वो कमीशन की इनकम हो, रेंट की इनकम हो, डिविडेंड की इनकम हो, इंटरेस्ट की इनकम हो, उन सब के लिए हम एक्रूड या अर्नड यूज करते हैं। ये चारों अकाउंट्स की पर्सनल अकाउंट्स, इन सबका नेचर पर्सनल है, क्योंकि इसमें एसेट और लायबिलिटी आती है और ये पर्सनल है सारे, है ना। इसके पीछे कोई वो है जिसको हमने एडवांस में पैसे दिए हैं। हाँ, डिविडेंड मतलब मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उस कंपनी ने जब प्रॉफिट कमाया तो इस प्रॉफिट का एक हिस्सा मुझे भी मिलेगा, वो है डिविडेंड, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? लिखिए पूरा इसको।